नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम नारीवाद के अंतिम प्रकार उत्तर आधुनिकतावादी नारीवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तर आधुनिकता नारीवाद नारीवाद के पूर्ववर्ती सिद्धांत स्वयं को जेंडर, वर्ग तथा वर्ग जेंडर के समीकरणों तक केंद्रित रखते आए हैं। हालांकि नारीवाद को केवल उदारवाद, समाजवाद या रेडिकल सिद्धांतों के आधार पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि नारीवाद इनसे कहीं अधिक व्यापक है। ये विचार, ये सिद्धांत मिलाकर कई नए प्रकार के नारीवाद को जन्म देता है। उनमें से एक उत्तर आधुनिकतावादी नारीवाद है, जिसे हम उत्तर संरचनावाद नारीवाद भी के नाम से जानते हैं। उत्तर संरचना नारीवाद या उत्तर आधुनिकता नारीवाद ने नारीवाद के कई अहम मुद्दों को उठाया है, जैसे सांस्कृतिक नारीवाद है, अश्वेत नारीवाद है तथा लेस्बियन नारीवाद है। और यदि हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में एक शब्द है दलित, या एक महिलाओं के संदर्भ में कहें दलित नारीवाद। तो दलित नारीवाद मध्य वर्गीय मुख्य धारा नारीवाद से अलग माना जाता है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि आधुनिक नारीवाद जो है या उत्तर आधुनिकता नारीवाद जो है वो राजनीतिक और बहुल संस्कृतिवाद पर आधारित है। इसकी ये प्रमुख विशेषता है। और बाद में फिर कुछ इसकी और शाखाएं भी डेवलप हुई, जिसमें जो है 4 शाखाएं मुख्य रूप से मानी जाती हैं, जो कि आपके समक्ष आपके चित्र पर, आपके जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। तो सबसे पहली जो धारा या सबसे पहली जो शाखा विकसित हुई वो थी उत्तर नारीवाद। क्या थी? उत्तर नारीवाद। उत्तर नारीवाद मुख्य रूप से ये हम इसको 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, बता सकते हैं। पहला ऐसे उत्तर नारीवाद में जो है नारियों ने या नारीवादी विचारधाराओं के समर्थकों ने असमता की राजनीति की। कैसे की? असमता की राजनीति। दूसरी बात जो रही वो बहुल संस्कृतिवाद, यानी ये बहुल संस्कृतिवाद से मतलब है कि जो पहले नारीवाद का दायरा था वो केवल कुछ देशों तक सीमित था, इसलिए वो ज्यादा नहीं विकसित हो पाया था। लेकिन जो आधुनिक नारीवाद है या उत्तर नारीवाद है वो न सिर्फ केवल कुछ देशों तक सीमित रहा, अपितु संसार के अनेकों देशों में गया। और जब संसार के अनेकों देशों में गया तो निश्चित रूप से संसार की अलग अलग संस्कृतियों ने उसको अपनाया, इसलिए इसको जो है बहुल संस्कृतिवाद के रूप में भी देखा जाता है। इसके बाद नारीवाद के अतिवाद का विरोध। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर नारीवाद में जो पहले से नारीवादी विचारधारा चली आ रही थी, चाहे वो रेडिकल नारीवाद हो, चाहे वो मार्क्सवादी नारीवाद हो, चाहे वो समाजवादी नारीवाद हो, इन सब नारीवाद में जो है नारीवाद समर्थकों ने या नारीवादी विचारधाराओं को मानने वालों ने नारीवाद में अतिवाद को सम्मिलित कर दिया था। या ये कहिए कि एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि केवल नारी ही विश्व का संचालन करे या नारी ही सब कुछ हो, या सभी प्रकार का शोषण, सभी प्रकार का दुरुपयोग केवल नारी का ही होता हो, इस तरह से जो है प्रस्तुत किया था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब जानते हैं। तो जो नारीवाद में अतिवाद की अवधारणा डेवलप हो गई थी, तो उत्तर नारीवाद में उत्तर नारीवाद समर्थकों ने उन अतिवादी अवधारणाओं का विरोध किया और उसे जो है नारीवाद के लिए अहितकर माना। इसके बाद सबसे बड़ी मुख्य बात जो थी इस नारीवादी उत्तर आधुनिकता नारीवाद की, वो उसके अंदर उत्तर नारीवाद की वो प्रमुख ये थी कि तीसरी दुनिया की नीतियों की उपेक्षा का विरोध किया। तीसरी दुनिया से तात्पर्य सबसे पहले तो
तीसरी दुनिया से तात्पर्य इस समय पे आपको पता हो कि दुनिया में जो है 1600 ईस्वी के बाद दुनिया में अनेक देशों की खोज की गई, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, चाहे वो इंडिया हो। खोज तो इंडिया की पहले से थी, लेकिन जो है अभी पश्चिम और पूर्व या पश्चिम या मान लीजिए भारतीय संस्कृति या अन्य देशों की संस्कृति मिलजुल नहीं हुआ था। तो लेकिन जो है 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में कई संस्कृतियां आपस में पास में आई और मिली। तो मतलब कुछ ऐसी संस्कृतियां थी जो पहले से प्रचलित संस्कृतियों से भिन्न थी, इसलिए उन संस्कृतियों को तीसरी दुनिया की संस्कृति कहा गया। ये कहिए कि वहां रहने वाले लोगों को तीसरी दुनिया के लोग कहा गया। तो उनमें जो उन लोगों में जो असमानताएं थी, भेदभाव थे, या ये मान लीजिए जो नारियों की स्थिति थी वो ठीक नहीं थी। इसलिए जो है उत्तर नारीवाद में इन सब, या ये कहिए कि जो उपेक्षा अन्य लोगों की, जैसे भारत में दलित वर्ग या अमेरिका में श्वेत वर्ग, और जो है और जैसे वेस्ट इंडीज में श्वेत वर्ग, समझ रहे हो, या कई तरह के जो है अन्य देश थे, अफ्रीकन देश थे, उन सब में जो निम्न स्तर के लोग या मान लीजिए निचले स्तर पर जी रहे नारियां थी, लोग थे, और उनकी जो उन लोगों में जो नारियां थी उनकी स्थिति पर भी जो है जो उपेक्षा लगातार हो रही थी, उस उपेक्षा का विरोध किया गया और उनको भी जो है नारीवाद की विभिन्न धाराओं में सम्मिलित किया गया। ये उत्तर नारीवाद की प्रमुख विशेषताएं नहीं। सबसे दूसरा है अश्वेत नारीवाद। कौन सा? अश्वेत नारीवाद, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक फेमिनिज्म। तो अश्वेत नारीवाद गुम हुई आवाजों को सुनना, सबसे पहले हम इसको कहते हैं गुम हुई आवाजों को सुनना। यानी अश्वेत नारीवाद में अश्वेत औरतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और न केवल लिंग भेद बल्कि नस्लवाद तथा रंग भेद का शिकार बनाई गई औरतें इस अभियान या इस प्रकार की विचारधारा में सम्मिलित थी। अपितु श्वेत के साथ साथ अश्वेत नारियों ने बहुत अधिक जो है इस प्रकार की विचारधारा में अपने आप को सम्मिलित किया है। और इस विचारधारा में जो लोग थे, जो पहले या कहीं मध्यम वर्गीय था, जिसमें अधिकांश अमेरिका के श्वेत व्यक्ति ही सम्मिलित थे, उन लोगों ने भी जो अश्वेत नारियों की तरफ से आवाजें आ रही थी, जो पहले उनको दबा दिया जाता था, जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो है ट्रेड यूनियंस हुआ करते थे, वे जो है नारियों को पूरक के रूप में मानते थे और उनकी जो है उनकी यौन उत्पीड़न या अन्य तरह की समस्याओं को नहीं सुना जाता था। लेकिन अश्वेत नारीवाद जो जब अस्तित्व में आया, तो इसने जो है उन सभी आवाजों को सुना जो आवाजें दब गई थी या गुम हो गई थी, या ये मान लीजिए जिन्हें सुना नहीं जाता था, जो है ऊपर उठकर नहीं आ पाती थी। तो उन आवाजों को सुना, उनको महत्व दिया और उसको उन आवाजों को भी उन विचारधारा में सम्मिलित किया। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज हुई वो ये हुई कि इस समय नारीवाद को वैश्विक पहचान मिली। आप लोगों को पता होगा, अब्राहम लिंकन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। उन्हें जो है उन्होंने वहां पे अश्वेत आंदोलन जब हुआ था तो उन्हें किसी ने गोली मार दी थी, लेकिन उन्होंने जो है अश्वेत लोगों को भी अमेरिका में अधिकार दिलाए थे। तो उस समय ये कह सकते हैं कि वहीं से जो प्रक्रिया शुरू हुई, पहले जो पुरुषों की प्रक्रिया हुई, फिर जो है नारियों की, तो ये अमेरिका से फैलकर विश्व के अन्य देशों में जहाँ पे श्वेत और अश्वेत के भेदभाव मौजूद थे, उन सब देशों में इस प्रकार के नारीवाद का प्रचलन हुआ और विश्व को जो है वैश्विक पहचान नारीवाद को मिली। यानी स्त्रीवाद दुनिया के अन्य देशों में भी फैलना शुरू हो गया, वैश्विक रूप से भी पहचाने जाने लगा। इसके बाद जो है इको फेमिनिज्म, या इसी को बोलते हैं हम पर्यावरणीय नारीवाद। पर्यावरणीय नारीवाद जो है मुख्य रूप से हम कहें तो ये रेडिकल नारीवाद का विस्तार है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेडिकल नारीवाद के अनुसार स्त्री की अधीनता पुरुष द्वारा लैंगिक शोषण के कारण से है, और इस प्रवृत्ति ने पुरुष व स्त्री के बीच स्वाभाविक जैविक विभिन्नताओं पर जोर दिया है। यह धारा इस बात पर भी जोर देती है कि स्त्रियों में कुछ गुण निहित हैं, जैसे प्रकृति से निकटता, पालन पोषण करने के गुण, जनवादी और इकट्ठे रहने की भावना और शांति बनाए रखना। इस प्रकृति
के अनुसार पुरुष के निहित गुण हिंसा और दूसरों पर हावी होना आदि हैं। ये विचारधारा है रेडिकल की, और इसका विस्तार, ये मान लीजिए कि इसी का विस्तार जो है पर्यावरणीय नारीवाद में दिखाई देता है। दूसरी चीज जो होती है कि इस पर्यावरण के बारे में राजनीतिक समझ पैदा करना, यानी जो पर्यावरणीय नारीवादी अवधारणा है वो पर्यावरण को राजनीतिक स्तर पर जोड़ने का प्रयास करती है। और इसका जो है इसका एग्जाम्पल भी जो देखने को मिला, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जो राजनीतिक थे, साथ ही साथ पर्यावरण को संरक्षण भी प्रदान करते थे। यानी ये कह सकते हैं हम कि पर्यावरण को किससे जोड़ा गया, राजनीति से जोड़ा गया। अगली जो मुख्य बात थी वो स्त्री आध्यात्मिक आंदोलन केंद्र, यानी जो आंदोलन हुए वो क्या हुए, स्त्री उसमें मुख्य रूप से मुख्य भूमिका में आई। चिपकू आंदोलन हुआ तो पुरुषों के साथ साथ आपको पता होगा स्त्रियों ने भी जो है पेड़ों से चिपक जाती थी वो, और जो है पेड़ बचाने की मुहिम में सम्मिलित थी। तो यहाँ न सिर्फ पुरुष केंद्र नहीं था, या एक विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन है उसमें स्त्रियों की भूमिका गौण से मुख्य हो गई। क्या हो गई, गौण से मुख्य हो गई। सीधी बात, मतलब कि उनको जो है मुख्यता से पहचाना गया, अब एक केंद्र हो गई उस आंदोलन का। इसके बाद जो मुख्य रूप चौथी बात जो विकसित हुई वो थी पर्यावरण के प्रति अगाध प्रेम। यानी चूंकि ये पहले से ही कहा जाता है स्त्री जो है विनम्र स्वभाव की होती है, उस जैसे घर परिवार से वो स्नेह करती है, ऐसे ही जो है पेड़ पौधों से, प्रकृति से भी स्त्री को स्नेह होता है। और इस स्नेह के कारण और इन विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के कारण जो है स्त्री पर्यावरण के अत्यंत निकट आ गई, और एक नए तरह का वाद यहाँ से प्रारंभ हो गया। चौथी जो बात है, मुख्य बात जो है, इसको सत्ता नारीवाद। सत्ता नारीवाद उत्तर नारीवाद से विपरीत दिशा में जाता है। कहा जाता है विपरीत दिशा में, किसके, उत्तर नारीवाद के। यानी यह नारी अस्तित्व के पीड़ित रूप को अस्वीकार करता है और स्त्रियों को अपनी सभी संभावनाओं को विकसित करने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए प्रोत्साहन करने पर जोर देता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो उत्तर नारीवाद था उसके विपरीत था ये, और नारी के पीड़ित रूप, यानी नारी सर्वाधिक पीड़ित है, इस बात को लेकर जो आज मतलब ये बात स्वीकार नहीं करता है। मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो सत्ता नारीवाद है वो नारी के अत्यधिक पीड़ित होने पर विश्वास नहीं करता है कि नारी अत्यधिक पीड़ित है। सबसे बड़ी बात, सभी प्रकार की संभावनाओं को विकसित करने पर जोर देता है। यानी जिस भी क्षेत्र में नारी को जहाँ भी संभावना है वे संभावनाएं डेवलप होनी चाहिए, और उन संभावनाओं पर नारी का अधिकार होना चाहिए। इस बात को ये वो करता है। नारी सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहन, आपने देखा होगा कई सारे कार्यक्रम जो है सरकारें चलाती हैं, चाहे उनमें नारियां शासन में हो या पुरुष शासन में हो, नारी सशक्तिकरण के अनेकों कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर जो है सत्ता नारीवाद में नारियों की आत्मनिर्भर होने पर जोर दिया जाता है। वे नौकरी करें और जो है अपने आप को सशक्त करें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस युग की नारी कैसी महत्वाकांक्षी है और अपने व्यक्तित्व को बनाने पर जोर देती है। मतलब केवल जो है घर की चारदीवारी में समर्थना नारी का उद्देश्य नहीं है, वो नौकरी करने और नौकरी करती है, और भी उसके अत्यंत महत्वाकांक्षाएं, फ्लाइट भी उड़ाती है, राष्ट्रपति भी बनती है, मुख्यमंत्री बनती है, प्रशासक भी बनती है, सभी प्रकार का जो है कार्य करने के लिए तत्पर रहती हैं। और इस परिवर्तन के कई कारण, जैसे कि वैश्वीकरण, उपग्रह, मीडिया तथा इंटरनेट, नए रोजगार तथा व्यवसाय, शिक्षा का प्रसार और अन्य दूसरी दुनियाओं का भ्रमण और अधिक अवसर, यानी अवसरों की भी अधिकता जो है वो देखने में आई। इसके कारण जो है नारियां जो है आत्मनिर्भर हुई है, महत्वाकांक्षी हुई है, और उनका एक व्यक्तित्व स्वयं का विकसित हुआ है, जिसने न सिर्फ नारीवाद को प्रभावित किया अपितु संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। ये नारीवाद के प्रकार समाप्त होते हैं। अब जो है हमें थोड़ा सा अध्ययन सत्ता का करना है और पश्चिम बनाम भारत नारीवाद का अध्ययन करना है। ये अध्ययन जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग जो है वीडियो देखें। अगर आप नहीं देखेंगे तो इस चैप्टर के बाद आपका सिलेबस समाप्त कर यहीं क्लोज कर दिया जाएगा और यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी। और ये बात ध्यान रखना, ऑफलाइन पढ़ाई भी बहुत कम होनी है, क्योंकि स्थितियाँ प्रतिकूल हैं, परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं, सब जानते हैं। इसलिए मेरा ये आग्रह है कि आप लोग वीडियो देखें। अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से वीडियो डलना भी बंद हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।